हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12वीं क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था उपनिवेशवाद, और आपका देहात को हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? तो कल हमने जो है, आपको पता होगा, कल हमने सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों के विषय में पढ़ने का प्रयास किया, और हमने जानने का प्रयास किया कि बही खाते क्यों जला दिए गए थे, क्या कारण था, क्या क्या चीजें बनी। तो बही खाते जलाने को लेकर एक मुख्य कारण जो है, या जो रूप सामने आया वो उभर कर, उसकी क्या वजह थी, इन सभी कारणों को, इन सभी चीजों को हमने एक एक करके आपका गौर करके हमने देख लिया था। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और समाचार पत्र में छपी जो रिपोर्ट, चलिए आगे देख लिया। नई राजस्व जो प्रणाली है उसको हमने पढ़ा कि क्या आपकी नई राजस्व प्रणाली है। चलिए देख लिया, ध्यान रहेगा इतना। जब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का भी, मुझ पे अगर प्रश्न, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना हम लोग देख चुके थे, इसमें बात भी कर चुके थे। जो कपास है उसमें आपका तेजी कैसे आई, गिरावट क्यों आई थी कपास में, आप जानते हैं। कपास में गिरावट के जो कारण हमको बताए गए थे, वो कारण क्या थे कपास के, कि भाई जो आपका कपास थी वो कहाँ से लाते थे हम लोग कपास, अमेरिका से। ठीक, अब क्या हो गया था, अमेरिका में हुआ गृह युद्ध, गृह युद्ध। अब वहां से जो आयात था वो क्या हुआ, आपका प्रतिबंधित हुआ। अब प्रतिबंध होने की वजह से अब जो आपकी कपास थी, अब उसकी निर्भरता यूएस से कम हो गई। अगला विकल्प उन्होंने खोजा भारत, क्योंकि भारत के पास सारी वो संभावनाएं थी जहां से क्या थी, वो आपकी कपास पैदा हो सकती थी। क्या थी, सारी वो संभावनाएं थी जो कपास आपका पैदा कर सकती थी, या कपास का प्रोडक्शन हो सकता था। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि 1959 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बन चुकी थी, और वो क्या कर रही थी, दुनिया के हर भाग से कॉटन कलेक्ट कर रही थी। क्या होना चाहिए, कॉटन कलेक्शन कर रही थी, कि कुल मिलाकर आपके कॉटन हमारे पास आए। ठीक है, उस कॉटन को हम लोग एकत्रित कर लें, और एकत्रित करके हम लोग उसका कपड़ा वगैरह बनाएं, और उसको हम फिर विश्व बाजारों में बेचें। ये जो डिमांड थी, देखिए इस तरह के लोट जो थे वो आपके कॉटन के रखे हुए थे। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्या है कॉटन की लोट कैसे। अब देखिए, अब हमको ये देखना है, इतना तो मैंने देख लिया, ग्रेट। आपके पेनिसुला ऋण का स्रोत सूख गए। जिन दिनों में कपास व्यापार तेजी से बढ़ी, भारत में व्यापार अमेरिका का स्थायी रूप से आपके विस्थापित करें। कच्ची कपास विश्व बाजार में अपने कब्जा करने के प्रयास में देखने लगी। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि दास राज्यों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकासर को कपास एकमात्र आपूर्ति भारत को रोक सकता है, कि आप जो कपास हैं एकमात्र आपूर्तिकर्ता को भारत ही उनको रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए थे, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब इधर क्या हो गया, 1865 में गृह युद्ध समाप्त हो गया।
तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया। ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। क्या हुआ? गिरावट शुरू हो गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी साहूकार अब दीर्घकालिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं थे। अब जब भाई आपकी कपास बिकेगी नहीं, उसका निर्यात नहीं होगा, तो साहूकार और व्यापारी अपना लॉन्ग टर्म के लिए किसानों को पैसा आपका नहीं देंगे, क्योंकि वो फांसना नहीं चाहेंगे। पहले तो क्या था, कपास के बहाने वो लॉन्ग टर्म के रूप में उनको पैसा प्रोवाइड करा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है, कपास की कीमतें में कैसी है, गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने और किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋण को वापसी मांगने का निर्णय लिया कि क्या करेंगे भैया, हमारा जो अपना ऋण है, हमारा वो वापसी ऋण जो है आप चुका दो। उसकी उन्होंने आपका बात की। एक तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ती गई। ऋण का राजस्व सूख गया, ऋण की मांग बढ़ती गई। जैसा ऊपर पड़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशक में किया गया था, अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया है। इसलिए नए बंदोबस्त को मांग को नाटकीय रूप से 50 से 100% तक बढ़ाया गया। भला बेचारा रैयत उस हालत में जब कीमतें गिरी तो कपास की खेती खेत से गायब हो रहे थे। अब कह रहे हैं कि खेत के खेत क्या होता है, कपास गायब हो रहे थे। इस प्रकार बढ़ती हुई मांग को कैसा पूरा कर सकते थे, इसलिए इस बार ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। कैसा हुआ? इस बार वो कहां चले गए? ऋणदाता की शरण में चले गए। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। अब रैयत द्वारा ऋण अदा करने में उसकी क्षमता में विश्वास आपका नहीं रहा। अब कैसा हुआ? जो विश्वास है वो आपका गिरने लगा। ठीक, अब विश्वास क्यों गिर रहा है? क्योंकि जैसे ही कपास की आपूर्ति में जो समस्या आ रही है, वो समस्या ये सारी चीजें खड़ी कर रही है। क्लियर है? क्योंकि अब यूएस वापस से कपास का प्रोडक्शन करने लगा है, और जो पहले व्यापारी थे वो आज भी जो है अपने कपास का ट्रेड यूएस से करने के इच्छुक है। ठीक है, इसलिए भारत में कपास की खेत गायब हो रहे हैं। अन्याय का अनुभव, अन्याय का मतलब अनजस्टिस, उसकी फीलिंग उनको आने लग गई। कैसे? ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। अब भाई, अगर आपको कुछ खेती बाड़ी करनी है और आपको पैसा चाहिए और आपको ऋण ना मिले, तो रैयत तो गर्म होंगे कि हम सारा काम करते हैं, पैसा चुकाते, हम ना कर रहे हैं। वे इस बात से क्रोधित नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे में डूबते जा रहे हैं। कह रहे कि इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि जो ऋण का गड्ढा है उसमें डूब रहे हैं। अर्थात वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि इस बात से भी ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता इस वर्ग में संवेदनशील हो गए हैं कि उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। दिक्कत ये थी कि एक तो वैसे ही मार पड़ रही है, ऊपर से कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है। इनको देखना चाहिए, ये भी नहीं देख रहे हैं। ऋणदाता लोग देहात के प्रथमागत मानक यानी कि रूढ़िवादी रिवाज का उल्लंघन कर रहे हैं। कह रहा है जो रिवाज है, जो परंपरा है, उसका क्या हुआ है? उल्लंघन। भाई रिवाज तो यही है कि लोग पैसे देते हैं किसानों को, वो उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। फिर उन सब चीजों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ के देखें। रैयत अपनी मर्जी से शिकायत कर सकता था, कर रहे हैं। ऋणदाता द्वारा किसानों से ली जाने वाली फसल खेत में क्यों नहीं चढ़ाई गई? किसान का कोई रसीद नहीं दी गई। यदि आप ऋण होते हुए भी इन व्यवहारों से आप क्या कारण देते हैं कि भैया पैसे ले लिए, उनकी ऋण नहीं दिया, उनकी रसीदें नहीं दी, ये सारी चीजें क्या है? पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से
औपनिवेशिक शासन से पहले काफी फैला हुआ था। ये कोई आज की पहली बात नहीं है कि जो हम लोग आपका पैसा उधार दे रहे हैं ये केवल आपका औपनिवेशिक जो आपका शासन है उसी समय आया नहीं। पैसे उधार सिस्टम तो बहुत पुराना है। ये पहले काफी फैला हुआ था। ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्ती होते थे। जो आदमी पैसा दे रहा है वो कैसा है, वो आपका ताकतवर हस्ती है। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता रैयतों के परस्पर संबंध लागू होते हैं, विनियमित करते हैं। एक समान मानक यह है कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा दी जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना है और आपका परिभाषित करना है कि उचित ब्याज क्या होगा। औपनिवेशिक शासन में इन नियमों की धज्जी आपकी उड़ा दी गई। दक्कन आयोग छीन बान कर दिए गए और आपका ऋणदाताओं को 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेकों याचिकाओं में रैयत के द्वारा इसमें कई प्रकार की जबरन वसूली और प्रथाओं का उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध आपका शिकायत की। ये भी देखा। रैयत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खाते में धोखाधड़ी करने और कानून को भत्ता बनाने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन आयोग एक परिसीमन गठन पारित किया जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। ये चीज कर दी गई कि भैया अगर आपको ऋण ले रहे हैं उसमें जो आपका पेपर बनेंगे वो केवल 3 साल के लिए वैलिड होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था कि जो आपका लंबे समय तक ब्याज वसूला जाता है उससे मिलेगा। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। रैयतों में हर तीसरे साल नया बंद पत्र भरवाने लगे। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षर होता था तो ना चुराई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न हुआ इकट्ठा संपूर्ण धन को ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था। 3 साल के बाद ब्याज और दोनों ब्याज को जोड़कर उन सबको मूलधन यानी कि मूलधन यानी कि जो पैसा दिया है, जो ब्याज है, दोनों को जोड़ा इक्वल मूलधन, उस पर फिर ब्याज। इस तरीके से उस पर नए सिरे से ब्याज लगा देते थे। एक दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं से रैयत लोगों ने यह बतला दिया कि कैसे काम करती हैं और किस प्रकार ऋणदाता लोग वहां ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब ऋणदाता चुकाए जाते हैं तो वे रैयत की रसीद देना इनकार कर देते हैं। बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते हैं। किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले जाते हैं। आखिरकार वे किसानों को धन संपत्ति कब्जा कर देते हैं। कैसा है? धन संपत्ति का कब्जा कर देते हैं। इस तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारी प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से दिए गए लेन देन और संदेह की दृष्टि से देखते गए। उनके विचार पर लेन देन की शर्तें और आपके संविदा और दस्तावेज और बंद पत्र को साफ साफ सुस्पष्ट सुनिश्चित करने के शब्दों में कही जाने लगी कि वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज या संविधा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय ना हो तब तक उस पर कोई मूल्य नहीं होगा, कोई लागू नहीं होगा। समय के साथ किसान ये समझने लगे कि उनका जीवन में दुख तकलीफ है और वह बंद पत्रों और दास्ताओं से इसी नई व्यवस्था के कारण उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे और अंगूठे का निशान लगवा लिया जाएगा। उन्हें यह पता नहीं चला कि वास्तव में किस हस्ताक्षर पर कर रहे हैं। अंगूठे के निशान लग रहे हैं। उन्हें खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जो ऋणदाता बंद पत्र दिखलाते हैं वे लिखते हुए शब्द डरने लगे, मगर लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए
और ऋणदाता कानूनी दस्तावेज के बिना ऋण देने को तैयार ना थे। अब क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होगा तो क्या कर सकते हैं, हम आपको ऋण दे सकते हैं। अगर आप पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऋण आपको नहीं मिलेगा। ठीक। दक्कन दंगा आयोग, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार न थी, लेकिन भारत सरकार ने जो 1857 की यादें निश्चित की थी, बंबई की सरकार ने दबाव डाला और दंगों के कारण छानबीन करने पर एक जांच आयोग बैठाया। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की और 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पेश किया गया। यह रिपोर्ट, जिस पर दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों ने उन दंगों का अध्ययन करने के लिए अग्रिम सामग्री उपलब्ध कराई। दंगा आयोग, पीड़ित आयोग, जिलों में जांच करनी पड़ती थी। रैयत वर्ग, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों के बयान, विभिन्न क्षेत्र राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन भी किया। सब चीजों को देखा गया, उन चीजों को पढ़ा। ठीक। इस आधार पर वो जो रिपोर्ट तैयार हुई, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा आयोग को हमने देख लिया। ऐसे स्रोत पर दृष्टिपात करते समय फिर भी याद रखना होगा कि सरकारी स्रोत है, वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार को आपका प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशेष रूप से जांच करने के लिए कहा गया था, क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग में सूचित किया गया कि सरकारी मांग किसानों में गुस्से की वजह से नहीं थी, सारा दोष ऋण और साहूकारों पर था। यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार मानने को अब कदापि तैयार नहीं थी। जनता में असंतोष और कभी रोग सरकारी कार्यों के कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट्स इतिहासकार को पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध हुए, लेकिन हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, यथावत मौखिक स्रोतों, संकलन साक्ष्यों के आधार पर यह विश्वसनीय जांच बनी और इस जांच के रूप में भी हमने इनको देखा और पढ़ा। आइए देखते हैं काल रेखा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी इत्यादि सब चीजें क्या प्राप्त हुई। तो हमने इनको अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, और एक बार देख लिया, आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट है कुछ? क्लियर है? देख लिया? चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में संबंधित, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी चैप्टर को लेकर है, बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत बड़ा हमने ये चैप्टर था, लगभग 31 पेज का चैप्टर था। एक एक करके हमने सारी चीजों को पढ़ा, सरकारी अभिलेख से लेकर बंगाल में जमींदार कहाँ से आए, कैसे जमींदारी पनपी, इन सबको देखा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हमने इतना सब कुछ देख लिया। कोई किसी का डाउट अगर चैप्टर से संबंधित है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नए चैप्टर और नई चीजों के साथ। धन्यवाद।